नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आप जैसा कि जानते हैं कि हम जो अजीम शख्सियतें हैं या जो बहुत ऐसी लोग हैं जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से चलना सीखा और मंजिलों तक पहुँचे और बहुत कामयाबियाँ हासिल की, उनका इंटरव्यू हम करते हैं। अभी आपने छठे इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि विभूति नारायण सिंह जो पूर्व डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, जो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं कई यूनिवर्सिटियों के, उनका इंटरव्यू हमने किया था। और आज 7वें नंबर पर हमारे सामने एक ऐसी महिला हैं जो पेशे से तो डॉक्टर हैं मगर जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत प्रखर वक्ता हैं। आपके व्याख्यान मैं समझता हूं कि देश के अलग अलग कोनों में ही नहीं होते हैं बल्कि विदेशों में भी होते हैं, मैंने देखा है। आपका एक सबसे ज़्यादा इंदिरा IVF जो शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, ये बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। डॉक्टर साहब के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो ज़्यादा वक्त उसी में निकल जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी बात की शुरुआत जल्दी से करें। तो डॉक्टर साहब, आपकी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। आप स्पेशली आज हम लोगों ने आपको जहमत दी है, आप आई, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले आपसे बातचीत का सिलसिला इससे पहले कि शुरू करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमको ये बताइए कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुई और आप कैसे इस पेशे में आई? सर, आई एम बॉर्न इन वाराणसी। मेरी पैदाइश बनारस की है। अच्छा, फादर क्या करते थे? माई फादर वॉज अ टीचर। मेरे फादर मदर दोनों ही टीचर थे। मेरी पैदाइश बनारस की है क्योंकि पहला बच्चा मायके में होता है, तो मेरी मदर, मेरा ननिहाल जो है बनारस में है। सो आई एम बॉर्न इन वाराणसी। पर मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो दिल्ली से हुई है। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर बहुत पहले, मेरे ग्रैंडफादर भी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी सारी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। इनिशियल टिल 6th आई वॉज इन अ प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल वहाँ, और 6th के बाद आई शिफ्टेड टू अ गवर्नमेंट स्कूल। ये चीज़ मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ, बहुत एम्फेसिस दे के बताना चाहती हूँ दैट आई एम अ गवर्नमेंट स्कूल प्रोडक्ट। वाह। इट इज़ नॉट दैट कि मैंने किसी बहुत बड़े कॉन्वेंट से पढ़ाई की है। 6th के बाद आई गॉट शिफ्टेड टू अ गवर्नमेंट स्कूल जो मेरे घर के पास था, और 6th to 12th मैंने अपने उस स्कूल में पढ़ाई की है। गवर्नमेंट के? यस, शक्ति नगर नंबर 1, दैट वाज द नेम ऑफ माय स्कूल। शक्ति नगर नंबर 1। शक्ति नगर वाज अ ब्लॉक हमारा, उस ब्लॉक का जो गवर्नमेंट का स्कूल था दैट वाज शक्ति नगर नंबर 1, जिसके अंदर की मैं प्रोडक्ट हूँ। 12th पूरा किया तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, एंड 10th में आई वॉज जोनल टॉपर, हाईएस्ट रैंकर। मेरे साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, एंड आई थिंक इट वॉज 98 दैट टाइम, उस समय की बात है, 98% थे। और मुझे एज अ स्कूल में साइंस जीनियस का, जब हम 12th में जाते हैं तो जो फेयरवेल मिलता है उसमें मुझे वो अवार्ड भी मिला था। 12th के बाद आई वॉज अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज। तो ये लगा कि घर वालों के कहने पर उस समय बहुत आदमी ज़्यादा सोचता नहीं था, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, तो यही होता था कि मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो या IAS करो, जो आज भी है, इनफैक्ट आज भी है, उस समय भी था, उस समय ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है। तो आई प्लान्ड फॉर MBBS करने के लिए। तो बहुत छोटी सी चीज़, उस समय लगा यार पढ़ाई सारी की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस, वो तो हम कर ही लेंगे, उसको तो हम निकाल ही लेंगे। तो आराम से खेलते कूदते दे दिया। सिलेक्शन नहीं हुआ। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फादर वॉज इन शॉक, बिकॉज उनकी बच्ची जो कि जोनल टॉपर, जो हमेशा क्लास में टॉप करती है, उसका कैसे नहीं हुआ। इवन आई वॉज इन शॉक कि कैसे नहीं हुआ। देन आई रियलाइज कि मेडिकल की पढ़ाई अलग है। मतलब जब आप तैयारी करते हैं, तो मैं उन सब बच्चियों को कहना चाहती हूँ जो नीट की तैयारी कर रही हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, मैं सबको कहती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम में 12th के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं घर पे नहीं बैठी। आई वॉज नॉट सिटिंग एट होम कि अब मैं घर बैठ के बंद कमरे में पूरे समय तैयारी करूँगी। नो, आई जॉइंड अ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा कॉलेज, अगर कोई दिल्ली की तरफ का होगा तो उन्हें पता होगा। आई जॉइंड मिरांडा में, मैंने जूलॉजी ऑनर्स ज्वाइन किया था, और मैंने जूलॉजी ऑनर्स करते करते विद इन 1 ईयर अपनी प्रिपरेशन की थी। कोई मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, कोई मैंने ये इंस्टीट्यूट्स नहीं ज्वाइन किए थे, कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था। बस ये पता था कि हाँ पढ़ना है, 10 ईयर्स के पेपर्स हैं, कंसिस्टेंट आपको एक वे आना चाहिए MCQs करने का। अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी दिया जूलॉजी ऑनर्स में, उसको भी पास किया, और साथ में मेडिकल भी निकाला। मेरी 1500 रैंक थी उस समय। अच्छा। और इस समय तो काउंसलिंग आपके उससे हो जाती है ना, नेट से हो जाती है। हमारे समय में वी हैड टू फिल अ फॉर्म और वहाँ जाना पड़ता था। अच्छा। सो माई फादर रिजल्ट भी वैसे ही आता रहा, रिजल्ट ही वैसे ही आता था, न्यूज़पेपर में आता था, रिजल्ट देख के फिर हम लोग वहाँ गए थे। तो मेरे फादर ने शुरू के 3 तो दिल्ली के कॉलेज भरे, चौथा उन्होंने लखनऊ भरा।
फिर उनको ये लगा कि हाँ कानपुर और राजस्थान और ये सब एरियाज अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने सीधे गोवा भर दिया था 5th नंबर पे, और मेरी रैंक के हिसाब से मुझे 5th नंबर पे गोवा मेडिकल कॉलेज। सो गवर्नमेंट के थ्रू जो सीट्स होती हैं, आई वेंट टू गोवा मेडिकल कॉलेज टू डू माई MBBS। जी, मैंने MBBS अपना गोवा मेडिकल कॉलेज से किया। वहाँ फाइनल ईयर में ऑब्स्टेटिक्स में मैंने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन दैट, डिस्टिंक्शन होल्डर इन ऑब्स्टेटिक एंड गायनी, जिसकी मैं आज डॉक्टर भी हूँ। मेरा पहले बहुत इंटरेस्ट मेडिसिन में था, लेकिन जब मुझे व्हेन आई गॉट माई मार्क्स एंड एवरीवन टोल्ड मी कि भैया तुमने तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज्ड कि मे बी व्हाट आई वांट एंड व्हाट माई सबकॉन्शियस माइंड नोज, शायद मैं उसमें ज़्यादा बेहतर हूँ। तो बहुत बार आपको लाइफ में ऐसे मौके आएंगे कि आपको ये लगेगा कि ये चीज़ जो मैं सोच रही हूँ ये बहुत सही है मेरे लिए, लेकिन शायद आप खुद भी नहीं जानते होंगे कि कौन सी चीज़ में आप सबसे बढ़िया हैं। तो हमेशा अपना स्पेस, अपनी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, अपने को भी चेक करते रहना अपने को चेक करते रहना चाहिए। तो आई टुक ऑप्शन गायनी, मैं दिल्ली आई, दिल्ली में मैंने प्रिपरेशन की और फिर वहाँ से मैंने PG क्लियर की। तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल से किया। उसके बाद मैंने गंगाराम में डॉक्टर आभा मजूमदार हैं, बहुत फेमस इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं हमारे हिंदुस्तान की, मैंने उनको ज्वाइन किया। मैं उनकी जूनियर कंसल्टेंट थी। और अगर मैं यहाँ नहीं आती डॉक्टर संजय के साथ, की बात है, आई थिंक दिस इज़ 2004 की बात है, 2003-4 की बात है। 2004 में मैंने उन्हें ज्वाइन किया था, और अगर मैं मऊ नहीं आती तो शायद मैं आज उन्हीं के साथ होती। अच्छा। और उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हुई दैट वी डिसाइडेड टू कम टू मऊ। तो हम लोग फिर मऊ आ गए। मऊ में मैं जब आई तो मैं फातिमा गई थी। अच्छा। डॉक्टर संजय जॉइंट फातिमा, सो आई वेंट टू मीट ब्लेसिंग। शादी आप लोगों की बाद में हुई है क्या? शादी हो गई थी, उसके अच्छा। बाद हम यहाँ आए थे। शादी मेरी 2001 में हुई है, तब मैंने PG ज्वाइन किया था, और जब मेरा PG खत्म हुआ था उसके बाद हम लोग यहाँ अरेंज मैरिज थी। Yes, it is like yes, it is love cum arranged marriage. अच्छा, we got blessings of our parents, दोनों तरफ से। ठीक, हम दोनों को blessings मिली कि हम लोग आ गए। यहाँ मैं गई थी वहाँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई टोल्ड देम कि आई वांट टू स्टार्ट इनफर्टिलिटी यूनिट आपके हॉस्पिटल में। तो शायद उस समय वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने उस चीज़ पे बहुत तवज्जो नहीं दिया। तो जो पुराना वाला हॉस्पिटल था? नहीं, फातिमा में मैं गई। अच्छा, फातिमा में डॉक्टर साहब फातिमा में थे। मैं आई तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें ही ज्वाइन कर लेती हूँ, और साथ में मैं यहाँ इनफर्टिलिटी का शुरू करना चाहती हूँ। तो शायद उस समय दे वर नॉट वेरी मच ईगर टू स्टार्ट, क्योंकि उस समय तो फातिमा में ऐसा कुछ था भी नहीं, तो उनके लिए बहुत नई चीज़ थी। बिल्कुल सही। तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत मतलब हल्के मिले, उन्होंने उस चीज़ को माना, उनको दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैंने फिर अपनी अलग इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू की। दिल्ली से आना, मऊ का नाम मैंने पहली बार डॉक्टर संजय के ही मुँह से सुना था, मुझे मऊ के बारे में पता नहीं था। तो दिल्ली से यहाँ आके सेटल करना बहुत आसान नहीं था मेरे लिए। ये तो बहुत मुश्किल था ये, बल्कि मेरे दिमाग में सवाल भी है कि मऊ जैसी जगह में आके, छोटी सी जगह में, वो भी दिल्ली से, कितना मुश्किल लगा होगा आपको? ज़रूर मुश्किल लगा था। शुरू में बहुत कल्चरल डिफरेंसेस और रहन सहन का तरीका, काम करने का तरीका सब बहुत अलग था। लेकिन एक चीज़ जिसने बहुत मुझे क्लिंग किया है वहाँ यहाँ, वो मुझे प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन जो मिला काम का। बिकॉज वन केस वॉज कि एक पेशेंट थी जो मुझे शुरू से दिखा रही थी, ये मुझे अभी भी याद है किस्सा, जो प्रकाश मेडिकल स्टोर हमारे घर के सामने था। मनीष राय जी के ही गाँव में उनके स्कूल में टीचर था वो लड़का, या जो भी है, उसकी वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट हुई, मुझे को दिखाती थी, किसी कारण से हाई BP था, कुछ समय दवा नहीं खाई, ध्यान नहीं दिया, बच्चे की डेथ हो गई पेट में। 8 महीने का बच्चा था, IUD हो गई। वो लाई मेरे पास, तो बच्चा उल्टा भी था। तो मैंने कहा कि भाई बच्चा IUD हो गया है, आपका बच्चा जिंदा नहीं है पेट में, तो मैं नॉर्मल कराऊंगी। तो इट वाज अ शॉक फॉर देम, उन सबके लिए ये बड़ी शॉक की बात थी कि मरे हुए बच्चे को डॉक्टर पेट में क्यों रख रही है, जहर फैल जाएगा तुरंत। मरे हुए बच्चे का तो मतलब है कि ऑपरेशन करके निकालो। मैंने बहुत मुश्किल से हस्बैंड को समझाया, मैंने कहा थोड़ा टाइम दे दो। 3 घंटे 4 घंटे में लगभग पूरा विलेज आके खड़ा हो गया था वहाँ पर कि क्यों नहीं कर रही हैं आप ऑपरेशन, आप ऑपरेशन कीजिए, हमारी मरीज़ मर जाएगी, क्योंकि मरा हुआ बच्चा तो ऑपरेशन से ही निकलता है। उस चीज़ को मुझे रेजिस्ट करना पड़ा। मैंने उनके हस्बैंड को बुलाया, मनोज जी भी आए थे, मुझे आज भी याद है। मैंने उनके सामने कहा मेरी OT बिल्कुल सामने है,
मुझे 10 मिनट नहीं लगेंगे ओटी में ले जाके ऑपरेट करने सही के बात लिए, है। आप मुझे सिर्फ 2 घंटे का टाइम दीजिए। अगर 2 घंटे में बेबी नहीं होता है तो सारी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ, और 2 घंटे में वो लेडी नॉर्मल डिलीवर हो गई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट पीपल रियलाइज कि मरा हुआ बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है। सही बात है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी के लिए कुछ ऐसा कर दे तो आपके ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ बढ़ ही जाता है। उस लेडी के उसके बाद जितने भी बच्चे हुए, चाहे मैं वहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, वो मेरे पास ही आई है। बस छोटी सी जगह में आपने क्लिनिक बनाया था गली में, मुझे याद है, सिनेमा हॉल था उसके बगल में, मैं भी जाता था वहाँ। बल्कि डॉक्टर साहब ने कहा था रास्ता बनाने को, तो मैं चेयरमैन था, उस वक्त रास्ता बनाया था। वो मैं आज तक नहीं भूल जी सकती, जी बहुत जी जी, पक्का बल्कि रास्ता है, वही आज भी वो बल्कि बिल्कुल वही सटीक सबब बना रास्ता था हम लोगों की मुलाकात का। और जब जहन मिलता है तो तब से रिश्ते बने रहते हैं, तब से आज तक वैसे ही रिश्ते बने रहे हम लोगों के। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वहाँ काम करने में फिर आपने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया, बल्कि ये कहूँगा कि मऊ का सबसे बड़ा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल अगर कहा जाए तो आपका हॉस्पिटल है, शारदा नारायण हॉस्पिटल। तो दोनों जगह काम करने में क्या फ़र्क फील हो रहा है आपको? जब मैंने काम की शुरुआत की मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ट्रेन स्टाफ भी नहीं था। तो बच्चियों को जिनको मैंने लिया उनको एक एक को सिखाया। अच्छा, एक चीज़ मैंने और यहाँ देखी कि लोग सिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। क्या तो लगा रहे हैं, ये इंजेक्शन ले जाके डाल दो, क्या डाल रहे हो ये उनको नहीं पता है, क्या देखना है उनको नहीं पता, क्यों देखना है ये नहीं पता, कौन सी चीज़ के आगे खतरा हो सकता है ये नहीं जानते। तो वो चीज़ मैंने तोड़ी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं इन लोगों को नहीं सिखाऊंगी तो मैं क्वालिटी पेशेंट को कैसे दे पाऊंगी। तो बच्चियों को मैंने वहाँ से सिखाना शुरू किया। और एक टाइम था ऐसा कि मैंने एक डिलीवरी मोमबत्ती में भी कराई हुई है, मुझे आज भी याद है कि दैट वाज द टाइम। सडनली अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कराई हुई है। और वहाँ से यहाँ के डिफरेंस कहानी भी मैं आपको बताना चाहूँगी। आई वॉज प्रेगनेंट जब मेरी बेटी तो वहीं हुई थी दिल्ली में, मैं अपने बेटे से प्रेगनेंट थी। बड़ी छोटी सी बात, शारदा नारायण हॉस्पिटल बन चुका था? नहीं, बना नहीं था उस समय, ये 2008 की बात है। 2007 एंड में मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी। मेरा ऑपरेशन फैन एंड स्टील हुआ है। फैन एंड स्टील का मतलब बेड़ा, जिसको हिंदी में यहाँ कहा जाता है कि बेड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं जब दैट इज़ द स्टैंडर्ड फैन एंड स्टील, आज मैं सबको बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि फैन एंड स्टील ऑपरेशन, जिसको लोग बेड़ा सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं, कि बेड़ा नीचे की तरफ बेड़ा ऑपरेशन जो होता है, सीधा खड़ा ऑपरेशन जो नहीं होता है, बेड़ा ऑपरेशन उसको फैन एंड स्टील कहा जाता है। वो इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड है सिजेरियन करने का, बच्चों की पैदाइश कराने का। तो मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा सारे के सारे वर्टिकल, मतलब आज भी कई हॉस्पिटल्स में वही फॉलो किया जाता है, वही होता है। तो मेरा फैन एंड स्टील इंसिजन था। तो मुझको ये डर था कि अगर किसी कारण ऑपरेशन करना पड़ा यहाँ तो कौन करेगा, क्योंकि कोई डॉक्टर भी नहीं था कि जो फैन एंड स्टील जानता हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी जो ड्यू डेट थी, जो कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होने की तारीख, वो जनवरी के आखिर में पड़ रही थी, घरे कोहरे वाले टाइम में। तब मुझे एक डर बना रहता था कि कोहरे में अगर रात को कहीं कुछ हो गया तो यहाँ से बनारस पहुँचते पहुँचते इतने घंटे हो जाएंगे कि क्या हो जाए पता ना चले। तब मैंने डॉक्टर संजय से कहा था कि डॉक्टर साहब, यहाँ रहने का एक मकसद और मतलब तभी होगा जब हम एक ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ बना पाएँ, दे पाएँ, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि उसको यहाँ से बनारस जाते जाते उसकी जान चली जाए। एटलीस्ट फर्स्ट हैंड प्रिलिमिनरी केयर जो कि किसी को बचाने के लिए ज़रूरी है, वो तो हमको देनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं हम इन चीज़ों को जानते हैं। दैट वॉज द फर्स्ट थाट विच केम इन डॉक्टर संजय इन माई माइंड, कि हम लोगों को पहली बार वहीं से ख्याल आया कि हमें शुरू करना है। और उसके बाद ऊपर वाली की दया से और सब कुछ करते हुए हम लोगों ने अपना हॉस्पिटल बनाया। और वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे बहुत गर्व है, एंड आई एम सो प्राउड दैट माई हॉस्पिटल या आर हॉस्पिटल रन्स लाइक अ हॉस्पिटल, कि जब हम नीचे उतरते हैं तो वाकई में लगता है कि हॉस्पिटल में आई हूँ मैं, और हॉस्पिटल की तरह काम होता है। आपको उसकी बुनियाद की ईंटें आपने रखी हैं, तो आपको तो यूँ भी ज़्यादा गर्व होना चाहिए। जी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे को लेकर बहुत तरह तरह की बातें हैं। जी। और ये काम आपके अलावा मऊ में कोई कर नहीं रहा है। नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि लोगों की जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हों, और कैसे ये होता है, ये फर्टिलाइजेशन कैसे किया जाता है? देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी मुझे 2011 में हम लोग अपने इस हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। 2013 से डॉक्टर सुजीत ने मुझे कहा कि आप शुरू कर दीजिए। मैं बहुत हिचक रही थी, मैं वाकई में हिचक रही थी, दो कारण से। एक चीज़ के, एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी के को लेके लोगों के दिमाग में बहुत से मिथ्स है, और दूसरा, आप चाहे ना चाहें, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो इलाज है उसका खर्चा एक कार्डियक सर्जरी जितना खर्चा जो है लगभग उतना ना भी चाह के पड़ जाता है। उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगी क्यों होता है। लेकिन 2015 में इंदिरा IVF के साथ जुड़ के उन्होंने सपोर्ट दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम शुरू करो, एंड दे
सेड येस बिकॉज ऑफ माई कैपेबिलिटीज़, माई कैलिबर्स, मेरा काम देख के, मेरी नॉलेज देख के, और दूसरा हमारे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका नाम देख के उन्होंने कहा कि हम आपसे एसोसिएट होके यहाँ। उसमें क्या नया था? उसमें नया ये है कि वो महिला या वो कपल जिनको गर्भ नहीं रुक रहा है, गर्भ ना रुकने के कई कारण होते हैं, उसमें से 3 जो इम्पोर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगी। गर्भ नहीं रुक रहा है तो उनके लिए हम काम करते हैं कि उनको गर्भ रुक सके। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि 9 महीने ट्यूब में बच्चा बनता है या बच्चा 9 महीने ट्यूब में बढ़ता है, और टेस्ट ट्यूब से होने वाले बच्चों का ये मतलब नहीं है कि वो आम बच्चे से बिल्कुल अलग है। ये दोनों भ्रांतियाँ बिल्कुल 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 गलत हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं, सिंपल एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि स्वाभाविक रूप से गर्भ रुकने के लिए औरत का अंडा फूट के ट्यूब में जाता है। अगर सब जाने तो 2 परख नली होती हैं औरतों की और 2 अंडेदानियाँ होती हैं। 14वें 15वें दिन महीने के अंडा फूट के परख नली में यानी कि ट्यूब में जाता है। उसी समय फर्टिलाइजेशन उसी कहते हैं क्या? अभी मैं हाँ, उसी समय साथ में रहने के कारण जो हस्बैंड का स्पर्म है वो नीचे डिपॉजिट होता है बच्चेदानी के मुंह के पास, फिर वहां से वो पूरा चलते 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 वो ट्यूब में जाता है। तो ट्यूब के अंदर, जिसको परख नली कहा जाता है, ट्यूब के अंदर अंडा और बीज मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो बनता है। किसी नॉर्मल फीमेल में भी एम्ब्रियो या बच्चा वहीं बनता है। फिर उस ट्यूब में से बच्चा धीरे धीरे चलते हुए 5 दिन में आता है बच्चेदानी में और वहाँ आके चिपक जाता है। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस किसी भी औरत को बच्चा रुकने की, ठीक है ना। अब टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए किसी भी महिला के अंडे भी हैं, बहुत बढ़िया से फूट भी रहे हैं, आदमी के बीज भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्यूब जहाँ अंडे और बीज को मिलना है वो बंद है किसी भी कारण से। यानी कि मेरे पास कोको भी है और मेरे पास दूध भी है, हाँ। लेकिन चॉकलेट बनाने की जो फैक्ट्री है वो बंद है। तो अगर किसी भी महिला की ट्यूब बंद है तो उसको स्वाभाविक रूप से बच्चा नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि ट्यूब में ही अंडा और बीज मिलते हैं और एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है जिसको कहा जाता है, और तब वो जाके बच्चेदानी में चिपकता है। इनफैक्ट फर्स्ट जो IVF बेबी पूरी दुनिया की है, लुइस ब्राउन उसका नाम है उस बच्ची का, उसकी मदर का IVF इसीलिए किया गया था क्योंकि उसकी दोनों ट्यूब्स बंद थी, ब्लॉक थी। तो सिंपल वे में 1 मेन कॉज कि आपको टेस्ट ट्यूब कराना पड़ता है, इसीलिए उसको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस आपकी ट्यूब में हो रही है वो हम बाहर करते हैं। अब अगर मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताऊं कि किसी की भी अगर बच्चेदानी ठीक है औरत की, तो हमको बच्चा रुकने के लिए क्या 3 चीज़ें चाहिए, क्या रेसिपी? कोको मिल्क कंपनी, तो इसमें औरत की अंडेदानी में अंडा, आदमी का बीज और खुली हुई ट्यूब। अगर किसी की औरत की अंडेदानी में अंडा है और बढ़ के फूट रहा है, ठीक है ना, और अगर बीज ठीक है और ट्यूब खुली है तो बच्चा रुकेगा। इन तीनों में से किसी में भी प्रॉब्लम है तो बच्चा रुकने में मुश्किल। तो अंडा या बीज में अगर किसी के पास प्रॉब्लम है तब भी यही प्रॉब्लम होती है। बीज की फिर प्रॉब्लम कुछ बीज में ये होता है, या तो बीज बनते ही नहीं है, ठीक है, या बीज बहुत कम बन रहे हैं। अगर किसी के बीज बहुत कम बन रहे हैं तो आप सोचिए उनको नीचे से पूरा ट्यूब तक जाने का रास्ता वो तय नहीं कर पाते हैं, बीज मर जाते हैं, तो इसलिए भी बच्चा नहीं रुकता है। किसी औरत के पास अंडे हैं अंडेदानी में लेकिन बहुत ज़्यादा है, खासतौर से वही महिलाएं जो थोड़ी सी मोटी हैं, ग्रिष्ट हैं और जिनको महीने चढ़ कर आते हैं, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उनके पास अंडे तो बहुत होते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते हैं। जब बढ़ेगा नहीं तो फूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं तो फिर बच्चा कहाँ से रुकेगा, तो उनको बच्चा रुकने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी उम्र 35 से ऊपर हो जाती है, 35, 36, 38, उसके बाद उनकी अंडेदानी में से अंडे ही खत्म हो जाते हैं। ये पता आप कैसे करते हैं? मान लीजिए जो एक पेयर गया आपके पास और उसने कहा कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसे आप पता करती हैं कि किसकी प्रॉब्लम क्या है? 2 सिंपल चीज़ें जो हमको इम्पॉर्टेंट है, एक है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं, जिससे हम आपके बच्चेदानी का, अंडेदानी के बारे में पता लगा लेते हैं। देख कर उसमें हमको नज़र आ जाता है कि कितने अंडे हैं, नहीं हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अंदर की परत कैसी है, और हस्बैंड के पानी की जाँच। ये 2 चीज़ें हमको काफ़ी हद तक बता देती हैं, 95% हमको बता देती हैं कि कहाँ परेशानी। तो उसके बाद आप सुझाव देती होंगी यस कि इस प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया से बच्चे हो जाएंगे। अगर आपकी मतलब उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर वो बिल्कुल भी इलाज लायक नहीं है तो उसके अंदर फिर टेस्ट ट्यूब बताया जाता है। और एक चीज़ और, वो महिलाएं जिनकी उम्र 40-41 से ऊपर हो गई है या जिनका मासिक बंद हो गया है, उनको भी टेस्ट ट्यूब से बच्चे होते हैं। अच्छा, यस। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि अगर किसी का बीज गड़बड़ है या अंडा गड़बड़ है तो इसका क्या प्रोसीजर कोई है कि किसी दूसरे से भी लेके क्या? यस, दैट इज कॉल्ड डोनर एग या डोनर स्पर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया 42-45 साल की महिला है, अगर उनका, जैसे मेरे पास कई आई हैं, एक है 45 साल की उम्र में आई जिनका 22 साल का जवान लड़का ख़त्म हो गया,
वो चाहती हैं कि उनको बच्चा दोबारा हो। गर्भ रुके। तो उनकी बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है, हस्बैंड का बीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंडे तो उनके पास नहीं है। तो फिर आप अंडे जो है डोनर से और फिर आप एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं माँ के गर्भ में और फिर बच्चा आगे बढ़ता है। बच्चे के लिए शादी के बाद बच्चे कितने दिनों में हो जाने चाहिए? देखिए, हम मुझसे आप पूछें तो जब लेडीज आती मैं हैं डॉक्टर तो से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, तो मरीज आके बोलते हैं कि अगर बहू आई है और 2 महीने में प्रेग्नेंट होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, और जहाँ 6 महीने से ऊपर हुए नहीं वहाँ परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन जो WHO का स्टैंडर्ड है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, कि परिभाषा है, उसके हिसाब से साल भर पति पत्नी अगर साथ रहते हैं, संबंध रखते हैं बिना किसी बर्ताव के, मतलब बिना किसी एहतियात के, तब अगर 1 साल में भी बच्चा ना रुके तो उनको जो है आगे उतना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। पर ये चीज निर्भर उम्र पे भी करती है। किसी महिला की शादी 35 या 36 साल की उम्र में हुई हो, तब वो अपना साल 2 साल नहीं बर्बाद करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको अपना ट्रीटमेंट या अपनी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 plus should be the minimum age for pregnancy. For मैक्सिमम आई वुड सजेस्ट नॉट मोर देन, IVF को हटा के अगर हेल्दी स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी है तो शुड नॉट बी मोर देन 35 और 38, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर एनीपॉलिटी यानी कि कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन, डाउन सिंड्रोम और उस सब के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो 21 to 35 शुड बी द आइडियल। अच्छा, बच्चों में कितना गैप होना चाहिए? 3 साल मिनिमम। अगर कम गैप होगा तो क्या नुकसान होगा? माँ को नुकसान होता है, क्योंकि क्या है कि मदर से जितना बच्चा जो होता है वो वो होता है मतलब ना पैरालिटिक होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है मदर के साथ। तो माँ के शरीर से बच्चे पर अगर आप देखेंगे ना, बहुत बार आप नोट करेंगे कि बहुत गरीब महिला भी है अगर, जिसके पास बहुत अच्छे से खान पान भी नहीं है, तो भी उसका बच्चा लगभग स्वस्थ होता है। कारण है कि कुदरत ने ऐसा नियम बनाया है कि माँ से बच्चे को जो चाहिए ताकि वो उसकी आइडियल ग्रोथ हो चुके, वो उसे मिलता रहता है और माँ के शरीर से डिप्लीट होता रहता है। कैल्शियम एंड आयरन के स्टोरेज जब डिप्लीट होते हैं 9 महीने किसी भी महिला के शरीर से, और वो वहीं नहीं खत्म होते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो आप दूध भी पिलाती हैं, तो उसमें भी वो चीज़ें डिप्लीट होती हैं। तो उनको रिप्लेनिश होने के लिए मिनिमम 1.5 से 2 साल चाहिए। 2 साल के बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो वो 9 महीने का टाइम लगभग आप ले लीजिए, तो इट इज़ बीइंग सेड टू बी 3 years। जिस तरह से फीमेल का जो डिप्लीशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये कि जैसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं, तो माहवारी की जो समस्या एक आती है, तो पैड का खर्च, मान लीजिए किसी के पास 4-5 बेटियां हैं, तो एक उसके पास एक ये मुस्तकिल खर्च है, और कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, तो इसका कोई और भी उपाय है क्या कि इससे पैड से कम खर्च में कोई चीज़ उपाय इसका हो सकता है? ये संभव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुराने समय में तो लोग कपड़ा ही इस्तेमाल करते थे, तो अगर ऐसी परेशानी है कि नहीं है और आपको कपड़ा इस्तेमाल ही करने की नौबत आ जा रही है, तो एटलीस्ट साफ़ होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप डिटॉल के साथ उसको कपड़े को धो के इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा बॉयल कर लें, अगर कोई एक बर्तन अलग से बना लें, बर्तन अलग बना लें, उसमें उसको बॉयल करें, और एक कपड़े को 1 से 2 बार के बाद ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। घर में जो कपड़े पोर आउट होते रहते हैं उनको बॉयल करें, हल्का सा डिटॉल डाल के छोड़ दें, स्टरलाइज हो जाएंगे वो एक तरह से, फिर आप उसको यूज़ करें। ये सवाल इसलिए पूछना पड़ गया ना कि आज भी जिससे जानकारी में ये बातें अक्सर आती हैं कि बहुत सारे लोग पैड की कीमत हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कपड़ों का इस्तेमाल वो कैसे करें, ये मैसेज देना था, इसलिए आपसे ये सवाल मैंने पूछा था। अब मैं आता हूँ कि आपसे एक बड़ी मुझे हैरत होती है एक बात पे, कि इतनी मसरूफियत के बाद, जाहिर सी बात है आपके पास बहुत काम है, बहुत मरीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कैसे करती हैं आप? अभी मैंने देखा कि आज आपने कुछ प्राइज़ वाइज दिया है। जी, आज वो कल हम लोगों ने दिया था, वो बलिया की बच्चियां थी और एक मैच में उनको मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। फुटबॉल की बच्चियां थी वो, और फाइनल तक पहुंची थी वो। उनका फाइनल मिर्ज़ापुर की बच्चियों के साथ था। तो व्हेन आई लुक्ड एट द गर्ल्स फ्रॉम मिर्ज़ापुर, वो काफ़ी सारे मैच जीती हुई थी, ऑल वेल ड्रेस्ड, वेल नरिश्ड बच्चियां थी वो सारी। तो ये होता है ना, जब आप किसी को ऐसे को देखते हो तो आपका मनोबल वैसे ही थोड़ा सा डाउन होता है। तो मैं गई उनके पास, हम गए उनके पास, उनसे मैंने बोला कि देखो, उनके कपड़ों पे और पहनावे पे मत जाना तुम लोग,
ज़रूर वो आपसे ज़्यादा जीती हुई, लेकिन आप ज़्यादा जुझारू हैं, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में सब बहुत लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आई हुई। एक मन है तो खेल रही हैं, कभी खाना मिला कभी नहीं खाया, हिम्मत है, जज्बा है। हमने कहा आप खेलिए, आप ज़रूर जीतेंगे। एंड सर बिलीव मी, मुझे आज भी याद है एसपी साहब भी आए थे उस मैच का एंड देखने के लिए, कोई वहाँ से उठा नहीं था। उन बच्चियों ने फाइनल तक जीता, सडन डेथ भी किया, तो तब अंदर से लगा कि क्या किया जा सकता है। अपनी तरफ से हम टाइम तो बहुत नहीं दे सकते पर क्या कर सकते हैं। तो देन आई फाउंड कि कुछ बेयर फुट खेल रही थी। नहीं, ये सवाल मुझे इसलिए पूछना पड़ा कि आप एक हॉस्पिटल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं, आपका स्कूल भी चलता है और आपका नर्सिंग स्कूल भी चलता है, अभी तो पता नहीं और क्या क्या जो चलता है जो मुझे पता नहीं। हॉस्पिटल की एक ब्रांच आप लोगों ने खोली मिर्जादीपुरा में भी, एक ब्रांच और शायद इधर बलिया डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं खोली है आपने। तो बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल यहाँ हैं, तो ये लोग अपने आप को खुद में समेटे रहते हैं। और आप लोग इतनी जिम्मेदारियों के बाद, ऐसा नहीं किसी से कम काम है, तो इतनी जिम्मेदारियों के बाद आप सारा काम करते हैं, तो इसका मतलब कि कितना हूँ कोई बिजी हो, अगर वो चाहे तो सोशल वर्क के लिए समय निकाल सकता है। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकता है। आप इसके लिए क्या मैसेज देंगी लोगों को? निकालना भी चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद पीपल लुक दे लुक एट यू, करने के घूम रहे हैं, सही बात। आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो अगर आप एक अच्छी मिसाल बन सकते हैं किसी के लिए तो ज़रूर बनना चाहिए। और सारे काम हम लोग इसलिए भी कर पाते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड टीम सर, वी हैव अ वेरी गुड सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये सब तभी संभव हो पाता है जब सबके बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट हो, और हमें करने में अच्छा लगता है। अगर आपको करने में अच्छा लगता है, एक पैशन है, उन बच्चियों के चेहरे पे हंसी खुशी देख के जो खुशी मिलती है, बहुत सी चीज़ें आप खाली अपने प्रोफेशन से या पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल बिल्कुल में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो काम होते जाते हैं। नर्सिंग स्कूल आपने बना दिया, हम लोगों का एक बड़ा सपना है मेडिकल कॉलेज यहाँ कब बनेगा, और वो आप लोगों में मुझे वो ख्वाब पूरा होते हुए दिख रहा है। तो क्या मैं अपने इस ख्वाब को बुनता रहूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल हम हार ना मानने वाले लोगों में हैं, और ज़रूर हमारी भी कोशिश रहेगी कि कल को हम कम से कम मऊ को ऐसे मुकाम पे ले जाएं। जी जी जी, जब भी कोई देखे तो नाम सुने और कहे कि हाँ ये शहर है जो हर फील्ड में अपने आप को आगे। आज महिला दिवस है, कुछ मैसेज कह रहा हूँ, आज महिला दिवस है, हालांकि इसकी रिगार्डिंग तो आज हो रही है, महिला दिवस है, लेकिन अभी ये जब पब्लिश होगा तो 1-2 दिन बाद होगा जी। लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ फिर भी आज कुछ पैगाम तो आप दीजिए कुछ महिलाओं को, क्योंकि आप एक साधारण महिला नहीं हैं। अरे नहीं, हम भी साधारण महिला है सर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं सब महिलाओं से और बच्चियों से सबसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर बनना सीखिए और खुद में अपने में आत्मविश्वास रखना सीखिए। ये दोनों चीज़ें आपको इज्जत दिलाने के लिए, आपकी एक पहचान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ हर चीज़ को इसलिए ना मान लीजिए क्योंकि किसी ने कहा है, समझिए बूझिए और फिर आगे बढ़िए, और एक दूसरे की इज्जत कीजिए। एक महिला को दूसरी महिला की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो यकीन मानिए हमको ये एक दिन अलग से नहीं निकालना पड़ेगा कि हम उस दिन अलग से निकाल के अपने आप को सम्मानित करें या सम्मानित करवाएं। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर अकीका सिंह को, जिन्होंने अपने पेशे से मुतालिक भी कई एक महत्वपूर्ण बातें बताई आपको, और पेशे से हट के अलग सोशल एक्टिविटी के मामले में भी आपने अपने रुझान आपके सामने पेश किए। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए एक पैगाम भी दिया। ऐसे आदर्श लोगों के साथ हम आगे भी आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। आप डॉक्टर अकीका सिंह हमारे लिए ख़ास तरीके से महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं, और मैं सुनता हूँ लड़कियाँ और औरतें आपको लेकर जिस तरह की बातें करती हैं, मेरे घर में भी मैं देखता हूँ कि आपके बारे में जो ओपिनियन रहती है उससे बड़ा हम लोगों को हौसला मिलता है और हिम्मत मिलती है कि चलो इस समाज में काम करने वाले लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को आप सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक या पेज पे आप देख रहे हो तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।